हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में क्या खत्म किए थे, वस्पर थ्योरी। इसमें हम लोग ये जाने थे कि डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बॉन्ड एंगल किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और जो हम लोग इससे पहले यानी वस्पर थ्योरी से पहले जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो रियल स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, यानी कि उनमें उनमें यदि हम 3D स्पेस में बात करें, एकदम हवा में यदि हम लटका के किसी भी मॉलिक्यूल को रखें तो उनके बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट होते हैं। इवन बॉन्ड लेंथ भी अलग होता है। बॉन्ड लेंथ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम। इस तरीके से भी हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो था आपका, वो क्या था आपका, उसमें हम लोग पढ़े बॉन्ड एंगल के बारे में। अब बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने के कारण, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने के कारण जो उसका ओरिजिनल जो ज्योमेट्री होना चाहिए था, ठीक है, जो रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए था, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ और रहता है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने के कारण उसका ज्योमेट्री जो होना चाहिए था अब वो नहीं होता है, कुछ और हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम जाने भी कि लोन पेयर के कारण डिस्टॉर्ट हो जाता है स्ट्रक्चर और वो किसी और स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर का नाम भी हम लोग पिछले क्लास में जाने थे, जैसे टेट्राहेड्रल हो गया, लिनियर हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। तो वो उस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर जाने थे। अब यहाँ पे हम लोग उसका सेट भी जान लेंगे कैसा होता है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे और उसको क्या कहते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हैं उसको क्या कहते हैं, ये पहले से ही हम लिख करके रखें ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए अपना। ठीक है, ये दो कॉलम में हम बांटे, एक इस साइड है और एक क्या है इस साइड, और ये बीच वाला है। जैसा कि बीच का लाइन यहाँ पे हम हमेशा यहाँ पे अपना रहता है, तो ये सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो समझ ले किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 5 टाइप के हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सारा आ गया है आपका। अब बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2, यदि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तब, यदि केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इस प्रकार से, यानी एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ आपका इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, लोन पेयर बीच वाला ये सेंट्रल एटम है, हम गोल करके दिखाएं, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि देखिए लिखा हुआ लोन पेयर इसमें 0 है और बॉन्ड पेयर 2 है, 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो लोन पेयर नहीं होने के कारण इनका रेगुलर ज्योमेट्री होता है। ठीक है, और इनका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा, लीनियर। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, BeCl2 CO2। इनका जब आप स्ट्रक्चर बनाएगा तो हूबहू आपका लीनियर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, लीनियर। अब CO2 में 2 डबल बॉन्ड आते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड रहे उससे मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर लीनियर बन रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर आपका बनता हुआ नजर आएगा। वही यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें हम यदि एक भी लोन पेयर लगा दें, एक यदि हम लोन पेयर कर दें, ठीक है, और एक बॉन्ड पेयर कर दें, चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 4 ही है, तो एक लोन पेयर कर दे और एक बॉन्ड पेयर कर दे तो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपका मान लेते हैं सेंट्रल एटम है, ये आपका बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किधर से भी यदि हम रिपल्सन करवाएं तो मैक्सिमम ऐसा ही शो करेगा ना, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे पे रहेगा ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो। तो वो एक प्रकार से कोई मतलब ही नहीं बनता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस वाले में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए हैं इस बार, और 3 होने के कारण जो रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, और यदि लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, यानी सेम इसी प्रकार से आगे लोन पेयर एक भी नहीं है, यानी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्लेनर के नाम से जानते हैं इस स्ट्रक्चर को। और इसका एग्जांपल BF3 और BCl3 आपको देखने को मिलता है। BH3 भी हम लिख सकते हैं, कौन सा हो जाएगा आपका BH3। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें क्या हुआ कि एक हम लोन पेयर कर दिए, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर के यदि कहीं जगह एक लोन पेयर आ जाए और बॉन्ड पेयर 2 बच जाए, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन फिक्स है। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, लोन पेयर 1 हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर 2। उस समय इसका जो ज्योमेट्री होगा उसको V शेप, बेंट या फिर एंगुलर शेप के नाम से जानते हैं, एंगल बन जाता है, V बन जाता है। ठीक है, एक लोन पेयर आने के कारण बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होता है, और थोड़ा सा जो बॉन्ड है वो झुक जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल क्या हो गया, SnCl2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 4, इस बार 4 पेयर है।
तो इस प्रकार से ज्योमेट्री बनेगा जो कल हम बताए थे टेट्राहेड्रल, ठीक है, वो जो पेन इस प्रकार से मार्कर करके दिखाए थे, ये एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और एक जो मेरा हाथ है उसको आप मान लीजिए एकदम ऐसे टिल्ट किया हुआ, तो आप किधर से भी देखिए जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही मिलेगा 3D स्पेस में, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है बेटा आपका सिमेट्रिकल, लेकिन अपने पास तो 2D है, बोर्ड है, तो बोर्ड पर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो ये वाला जो पीछे गया हुआ है, ये जो आगे की तरह है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ है, पीछे, ठीक है, बोर्ड के पीछे है, ठीक है, बैकवर्ड में, तो वो दिखा पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको इस प्रकार से दिखाया गया। हालांकि इसका एक रिप्रेजेंटेशन वेज और डैश का भी होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें लोन पेयर हम क्या मान के रख रहे हैं, यदि 0 होगा, बॉन्ड पेयर 4 होगा, तो उस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहते हैं। एग्जांपल CH4 CCl4, और भी कई सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स बस दिए हैं कि इससे रिलेटेड क्या है, तब आपके दिमाग में चले जाए, अब इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको हूबहू सेम यही मिलेगा। और ध्यान में रखना है इसमें लोन पेयर 0 होता है, केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही होंगे। पर इतना तो अब आपको आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से उसका हम लोग बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। लोन पेयर यदि एक आ जाए, सेम चीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, NH3 वाला स्ट्रक्चर, याद है NH3 वाला। और वो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ पिरामिड की तरह बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए उसका नाम क्या रहा, ट्राइगोनल पिरामिडल। इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा, लोन पेयर को हम लोग दिखाते हैं, याद है, वो पूरा इस प्रकार से एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग के तौर पे हम यहाँ पे बलून टाइप से यहाँ दिखाते हैं। तो और ये स्ट्रक्चर जो है आपका इस प्रकार से एक बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये एक तरह से क्या बन जाता है बेटा, पिरामिड की तरह बनता है, ठीक है, पिरामिड की तरह बनता है। आप NCERT में भी खोल करके देख सकते हैं, वहां भी आपको बना हुआ मिलेगा कॉन्सेप्ट, आप और अच्छे से भी क्लियर कर सकते हैं, हालांकि यही आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पिरामिड की तरह आपका बनता है, ठीक है। अब आगे यदि हम जाते हैं तो आगे यदि हम 2 लोन पेयर डाल देते हैं, 2 बॉन्ड पेयर रहता है, तो उसमें भी V शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप हम लोग उसको कहेंगे, जिसका एग्जांपल है H2O का 2 मॉलिक्यूल देखे हैं, 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। उसी प्रकार से यदि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो है ये प्लेन पे होगा, ये एक प्लेन पे आता है, और ये अबव द प्लेन रहता है और ये बिलो द प्लेन रहता है, कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये वाला जो ट्राइगोनल वाला जो बन रहा था ना, यहाँ पे 3 कहाँ गए हम लोग, हाँ ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये 3 जो डंडी बन रहा है, ठीक है, 3 डंडी इस प्रकार से, फैन का आकार, ये वाला, ये ऐसा, तो ये कैसा है, ये प्लेनर है, एक प्लेन पे है, ठीक है, एक प्लेन पे। यदि हम इसको रख दें किस पे, मेज पे रख दें, डेस्क पे रख दें, इस प्रकार से, पंखे का जो डायना होता है उस आकार का, तो एंगल कितना बन रहा है बेटा, 120, एंगल कितना बन रहा है आपका, हर एक बॉन्ड के बीच में एंगल बन रहा है 120। तो ये है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इसलिए नाम आया प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ये वाले में क्या हुआ है, ये 3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो 3 डंडी अपन 3 बॉन्ड पेयर जो है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल की तरह। लेकिन 2 जो होगा, एक ऊपर की ओर होगा और एक नीचे की ओर होगा। खास बात, एक ऊपर की ओर होगा और एक क्या होगा बेटा, नीचे की ओर होगा। समझ में आया। और इसमें अभी स्टार्ट, यदि इसमें 0 लोन पेयर हो और बॉन्ड पेयर 5 हो तो वैसे स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनेगा, सेम, ठीक है, ठीक है। ये आप समझ में आया, ये ऊपर है और नीचे, और इसको ट्राइगोनल, चूंकि 3 बना है यहाँ पे ट्रायंगल टाइप, इसलिए ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल कहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ भी पिरामिड बनता हुआ आपको नजर आएगा, ये ऐसा, ठीक है, और नीचे की तरफ भी पिरामिड बनता हुआ आपको नजर आएगा, इसलिए इसको क्या बोले हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जांपल PCl5, ठीक है। 6th वाले में, अच्छा, इसमें एक लोन पेयर यदि आ जाए और 4 बॉन्ड पेयर आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक यहाँ से सिंपल डंडी हटा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, लोन पेयर, ठीक है, और लोन पेयर आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को सीसॉ स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, SF4 सेम स्ट्रक्चर बनता है। हम आपको एक आइडिया देंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, तो जैसा आपको नजर आए कि इसमें 5 टोटल इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, जिसमें एक लोन पेयर हो जा रहा है, ठीक है, सारा काउंट करने के बाद, और इतने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर यही होने वाला है। इज दैट क्लियर, समझ में आया।
उसमें यदि 3 लोन पेयर आ गए, ठीक है, और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है, 3, हाँ सॉरी, ये 2 लोन पेयर आ गए और 3 क्या आ गए, बॉन्ड पेयर, और ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये हो गया लोन पेयर 3 और ये बॉन्ड पेयर 2, ठीक है। यदि 2 लोन पेयर आ गए और 3 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो उसको टी शेप कहते हैं, टी शेप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये ऊपर नीचे रहेगा और ये क्या रहेगा उस प्लेन पे, तो इसको क्या कहते हैं, टी शेप। एग्जांपल है ClF3, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए ये कंप्लीटली, ठीक। अब इसमें यदि कि लोन पेयर 3 आ गए, बॉन्ड पेयर 2 आ गए, तो इसको लीनियर कहेंगे। ये कंप्लीटली ऊपर नीचे होगा या फिर कहें किसी भी एक प्लेन पे होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, लीनियर होगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। लोन पेयर का रिपल्सन तो होगा, लेकिन वो रिपल्सन कितना भी करे, दो मॉलिक्यूल आपस में दूर कितना एंगल पे रह सकते हैं, 180 डिग्री पे ही रह सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या हो गया, लीनियर, और एंगल कितना का बनता है, 180 का बनता है, 180 का बनता है लीनियर में, और एग्जांपल HCF2 हो जाता है। वहीं यदि हम करें 6th वाले का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें, तो इस प्रकार से ज्योमेट्री बनता है, यानी कि कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। आपको दिखाते हैं, ये ऐसा, ठीक है, ये प्लेन पे रहेगा, 4 इस बार प्लेन पे रहेंगे, ठीक है, ये बीच का है ऐसा समझिए, ये ऐसा, ये इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, बीच में कोई एटम है, इधर भी बॉन्ड और इधर भी बॉन्ड, ठीक है, ये प्लेन पे। और ये यदि हम ऐसे रखते हैं इसको बीचों बीच, ठीक है, तो कहने का मतलब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, ऐसा रहेगा। तो ये क्या बना आपका, ये एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो हो गया 4 समझ में आया, एक कहां चला जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, ठीक। तो इस प्रकार से ये बेसिकली ये पूरा ये होने के बाद ना ऑक्टाहेड्रॉन का शेप में आ जाता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड यदि हम 3D में जाए तो ऑक्टाहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाता है, और इसमें 0 क्या रहते हैं, ये कुछ ज्यादा डॉटेड डॉटेड नजर आ रहा है आपको, लेकिन ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, ये नीचे दिए क्योंकि उसके जस्ट पीछे से, ठीक। अब ये जो है इसमें लोन पेयर यदि 0 और बॉन्ड पेयर 6 का 6 जो है बॉन्ड पेयर में ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। एग्जांपल बेटा SF6 आ जाता है, ठीक। यदि वही हम लोन पेयर 1 की बात करें, बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, तो उसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर और एक तरफ ऊपर की ओर जाएगा तो एक साइड पिरामिड बनेगा पूरा, तो उसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, और एग्जांपल BRF5 हो जाता है, ठीक। वहीं यदि हम लोन पेयर आपका 2 हो जाए और बॉन्ड पेयर यदि आपका 4 हो जाए तो स्क्वायर प्लेनर कहलाता है, ऊपर भी लोन पेयर और नीचे भी लोन पेयर, ठीक है, दोनों तरफ से वो रिपल्सन लगा रहा है, इसलिए जस्ट जो प्लेन पे था वो प्लेन पे ही रहेगा, वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, और उसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, और एग्जांपल HCF4 होता है। तो ये वस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जितना भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा था, जितने भी वेराइटी आपके थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये सारा चीज एकदम पूरी आपको दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग तो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस की तरफ, ठीक है। भैया क्या होता है रेजोनेंस, ठीक, छोटा सा है टॉपिक, हालांकि रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमारे जो यहाँ काम का है हम लोग बस उतना तो कम से कम देख ही लेंगे।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है समझना, ठीक है। वैसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिनका एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। जिनका एक स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन, सारे प्रॉपर्टी यानी कि बॉन्ड लेंथ कह ले, बॉन्ड ऑर्डर कह ले। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आगे पढ़ना, लेकिन यहाँ पे बताना मेरे लिए जरूरी है। सिंपल सा है कि दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड बने हैं उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि सिंगल बॉन्ड बना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, यदि डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक। चलिए, इतना दूर तक तो समझ में आया आपको। अब बॉन्ड ऑर्डर क्लियर, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है रेजोनेंस में कि हम क्या बोले कि ऐसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड है जिनका एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर उनके सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता है। तो उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। अब बोलोगे अरे वाह, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है? यस, बताते हैं। पहले बात को सुन लीजिए, हम क्या बोले, रेजोनेंस किसको कहते हैं। तो रेजोनेंस में, रेजोनेंस कब हम लोग देखते हैं, मतलब कब क्या किसको कहते हैं रेजोनेंस। तो कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं जिनका एक स्ट्रक्चर उनके सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता है। तो उन प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, उन स्ट्रक्चर को, जिन स्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ेगी उन स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और एक जो मेन स्ट्रक्चर होता है, उन सब स्ट्रक्चर को मिला करके, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहें, उन सबको मिला करके, ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाता है जो कि उनके सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है। वो उनके सारे प्रॉपर्टी को बताता है, लेकिन वो एकदम हट करके रहता है उनसे, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्जन का, ठीक है, उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा लिख देते हैं, थ्योरेटिकल चीज है कि it has been found that the observed properties of certain compound cannot, ठीक है, जो प्रॉपर्टी रहेगा, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी रहेगा सर्टेन कंपाउंड का, वो कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है, satisfactorily explained by writing a single Lewis structure, ठीक है, in a single Lewis structure, the molecule is then supposed to have many structures, each of which can explain most of the properties
ठीक है, जो एक्सप्लेन उसका मतलब एक से ज्यादा हमें स्ट्रक्चर्स की फिर जरूरत पड़ती है, मेनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू हैव दिस मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू बी द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू बी हैव मेनी स्ट्रक्चर्स ईच ऑफ व्हिच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ all these contributing structures sorry all these contributing structure ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर इसको कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब बोलता है कि एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, एक सेकेंड, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, यदि सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के एक जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर एंड, अच्छा यहाँ पे नाम हम दे देते हैं, यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यही कर देते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द डिफरेंट individual structures are called resonating structures, ठीक है, और कैनोनिकल, यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बता दिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एंड दिस फेनोमेना is called रेजोनेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। बोलिए बात समझ में आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे कि O3 वाला, याद आ रहा आपको, O3 में हम लोग क्या देखे थे, O3 में हम लोग देखे थे कि इसका जो आपका रेजोनेंस जो होगा, ठीक है, अच्छा रेजोनेंस का ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भैया, तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस का कंडीशन जरूरी है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड और पार्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, यानी कि पूरा होल कंपाउंड या फिर जिस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो वाला पार्ट हो सकता है। कंपाउंड काफी भारी भरकम है, काफी बड़ा है, तो किसी एक खास पार्ट में उसका रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, पार्ट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड और पार्ट ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्लेनर, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का आपको आइडिया हम दिए हैं, तो क्या होना चाहिए, sp2
कहने का मतलब हो गया बेटा आपका कि आप मान के चलिए या तो उसमें कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो उसमें क्या हो जाए तीन बॉन्ड पेयर हो जाए, ठीक है, या फिर एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा बेटा sp2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्लियर, sp2 हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा बेटा प्लेनर कहलाने लगेगा। ठीक, दूसरा, ठीक है, दूसरा और पूरे कंपाउंड में नहीं, यदि जहां पे रेजोनेंस हो रहा है ना वो वाला मतलब वो एटम हो सकता है कि बहुत सारे एटम उसमें हो, लेकिन यदि वो एटम उस एटम से जुड़े हुए जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, या फिर 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर हो तो भी वो क्या कहलाएगा sp2 कहलाएगा, और वहां पे क्या होगा आपका, यस वहां पे आपका क्या होगा, आपका रेजोनेंस होने लगेगा। ठीक है, वो कंडीशन बचता है। और आपको बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करना है, 2 बॉन्ड होता है ना, एक सिग्मा पाई बताए थे हम आपको। ठीक है, एक अल्केन अल्कीन और अल्काइन का एग्जांपल लेकर के, ठीक, किसमें पीरियोडिक टेबल में, कि ये ऐसे होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये हम लोग काउंट करके चल रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी अपने को जरूरत पड़ा था तो बताए थे, तो वहां पे एक बार रिवाइज कर लेना है, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा बताए थे। अभी इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम लोग फिर आने वाले हैं किस पे, यस हाइब्रिडाइजेशन पे, तो पूरा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फिर डिटेल में वहां पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जरूरत है स्लाइटली, इसलिए सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बेस्ड है तो आगे पीछे तो होती रहेंगी, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गया कि जिस एटम से 3 बॉन्ड यदि जुड़ा हुआ है तो वो बेटा sp2 हो जाएगा, और या तो उसमें एक लोन पेयर हो जाए या फिर एक लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर साथ में हो, तब क्या हो जाएगा sp2 वो कहलाने लगेगा। पहला चीज तो ये कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या मतलब होता है बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर ऐसा नजर आ जाए माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से नजर, मतलब कंटिन्यूशन चलता रहे, या फिर आ जाए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ नजर आए। और भी है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंटिन्यूशन चलता रहे, ठीक है, ऐसा कुछ नजर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन कहते हैं। और भी कॉन्जुगेशन के टाइप है लेकिन वो हम लोग सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिख लेना है कि इन रेजोनेंस, ठीक है, इन रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड या फिर हम कहें पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि रेजोनेंस में क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है या पाई इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को जो जरूरत पड़ी, अब उस चीज को समझिए। ये तो हम केवल अभी डेफिनेशन देखें ना कि एक स्ट्रक्चर से हमें दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए उसी चीज को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक, इतना दूर तक तो समझ में आया। अब जो डेफिनेशन लिखे हैं उसको भी एग्जांपल से समझेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम ले लें, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं बेंजीन, ठीक है, आप क्लास 10 में इससे वाकिफ होंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ रहता है, यहाँ, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल कार्बन को हम डिनोट कर रहे हैं बेंजीन। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा भी तो बना सकते हैं, ये भी तो बेंजीन ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम यहाँ की जगह वहां शिफ्ट कर दिए। अब बात को समझना है, सपोज दैट इस कार्बन को हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए, ठीक है, यहाँ भी हम इसी को ए माने, बी माने और सी माने। तो स्ट्रक्चर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन ही। तो लेकिन यदि हम देखें कि इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में जो इसको मान लेते हैं A1, B1 और C1 ऐसे मान लेते हैं, तो A एंड B का जो बॉन्ड लेंथ है,
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, BO इसको लिखेंगे, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो कितना आ रहा है 1। अब क्या बोले थे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। वही यदि हम B एंड C के बीच में यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो वो बेटा 2 आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो, लेकिन वही यदि हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो A और B यानी कि A1 एंड B1 के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो बेटा आपका कितना आ रहा है 2, ठीक है। और B1 एंड C1 के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ रहा है 1, देखने से, इन स्ट्रक्चर में देखने से। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड ऑर्डर यदि 1 है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ठीक है किसका, बिटवीन A एंड B, बॉन्ड लेंथ क्या होगा A एंड B का ज्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बेटा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना डबल बॉन्ड से। कैसे, डबल बॉन्ड जो बनता है काफी मजबूती से बनता है, ठीक है, वो दोनों आसपास होते हैं, मतलब बहुत करीब होते हैं, दो बॉन्ड जब बनता है। अब से ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दोनों क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर रहेगा। तो डबल बॉन्ड जब बनता है तो मॉलिक्यूल्स और करीब आते हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि क्या है, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो और ट्रिपल बॉन्ड यदि बनता है तो वो और करीब आ जाते हैं, तो इनसे जो होता है इनका बॉन्ड और मजबूत हो जाता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा, किससे, डबल बॉन्ड से। यानी कि बॉन्ड लेंथ यदि हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ बेटा आपका किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है ए बी का ज्यादा होगा किससे, बी एंड सी से। क्लियर, देखने से तो यही नजर आ रहा है, दोनों सेम स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से अपने को सारे प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एक स्ट्रक्चर इसका उठाएं जो रेजोनेंस कह रहा था। रेजोनेंस क्या बोला कि क्या होता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड उसके सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक दूसरे के बेटा क्या हो गए हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे फेमस जो नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर अब सब नाम तो लिख दिए, बस हम एक नाम लिख दे रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग RS भी कहते हैं, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। एक प्रॉपर्टी से समझ में नहीं, एक स्ट्रक्चर से इसके सारे प्रॉपर्टी समझना मुश्किल, इसीलिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर की लेना पड़ा, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ा। एक स्ट्रक्चर से नहीं समझ पाए, दूसरा लेना पड़ा, दूसरा ये। अब दूसरा क्यों लेना पड़ा, ये भी बात को समझ लेना है, ठीक है। अच्छा पहले बताते हैं, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, AB का ज्यादा हो गया यहाँ पे BC का, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो जो A1 B1 का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, A1 B1 का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगा किससे, B1 C1 से। इसकी जरूरत क्या पड़ी, अच्छा हमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आता है, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, जो एक्सपेरिमेंटल जो आता है वो ये बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बॉन्ड बिटवीन द एटम्स जो यहाँ पे आ रहा है दोनों स्ट्रक्चर्स में, बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन क्या आ जाता है, 1.5 आता है। अरे 1.5, जी हाँ, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोला कि 1.5 आता है, यानी कि बीच में 1.5 बॉन्ड है केवल एक एटम, दोनों एटम के बीच में। और केवल यहाँ पे 1.5 नहीं आता है, यहाँ पे 1.5 नहीं आता, सारे बॉन्ड जो होते हैं वो 1.5 के होते हैं। यानी कि एक बॉन्ड तो ये किनारे जो सब में नजर आ रहा है वो फिक्स है, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो आधा अधूरा है, आधा है, हाफ है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली एज्यूम किया गया है 1.5। तो अभी जो हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो बॉन्ड लेंथ भी बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो AB बराबर होगा किससे, BC से, एंड यहाँ पे A1 B1 बराबर होगा B1 C1 से। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो एक्सपेरिमेंटली ये डेटा निकल करके आया। तो इसी चीज को समझने के लिए
रेजोनेंस की जरूरत पड़ी, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कैसे हम समझ सके कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जस्ट डबल बॉन्ड के पोजीशन को हम बदले कर सकते हैं। तो वैसे में यदि हम देखें तो वहां पे डबल बॉन्ड है, यानी कि एक प्रकार से हम देखें कि पूरे स्ट्रक्चर में टोटल सिंगल बॉन्ड 6 नजर आ रहे हैं, ठीक है, 6 नजर आ रहे हैं, और उनके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो केवल 3 नजर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो 3 डबल बॉन्ड है वो 6 जगह जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया गया है। तो इसका एक जो मेन स्ट्रक्चर जो बनाया गया, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि देखो बाबा, सिंगल बॉन्ड तो सब जगह, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो हमको सब जगह देना पड़ेगा, थोड़ा 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 सा। तो ये लो, थोड़ा सा तुम भी रखो, 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 और थोड़ा सा तुम भी रखो। तो इस प्रकार से डॉटेड से हम लोग पूरा इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को बताएं, ठीक है, जिसमें सेम एनर्जी होता है। अच्छा, इन दोनों का एनर्जी इसमें क्या होता है बेटा, एनर्जी जो होता है काफी लो होता है। अब ये सब जो है हम लोग आगे देखेंगे किसमें, ऑर्गेनिक में ही, कि एनर्जी का क्या इसमें रोल वगैरह है। तो एक्सपेरिमेंटल हम लोग देख लिए। अब इसमें यहाँ पे अच्छा है, कंडीशन तो समझ में आएगा, क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो आप इसका देखेंगे, कार्बन क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, और कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यानी एक पाई बॉन्ड में क्या बताए थे, sp2, सारा कार्बन जो है वो sp2 है, सब कार्बन का sp2 है। बताए थे ना कि यदि कहीं कार्बन बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड आ जाए तो sp2 हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाए तो sp हो जाएगा, एक भी पाई बॉन्ड ना हो तो sp3 होगा, फिक्स है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, sp2, इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरा कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर। बहुत अच्छी बात है, यानी कि सब में रेजोनेंस हो सकता है। और कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, तो किस टाइप का कॉन्जुगेशन बेटा मिला यहाँ पे अपने को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो डीलोकेलाइज कर रहा, देखिए एक जगह से पहले ए और बी के बीच में था, इस स्ट्रक्चर में, सॉरी, डबल पाई बॉन्ड पहले बी और सी के बीच में था, इस स्ट्रक्चर में A1 और B1 के बीच में आपको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा में चूंकि दोनों सेम ही है, तो उसको हम लोग डबल हेडेड एरो, ऐसे एरो से दिखाते हैं। आया बात समझ में? अब इसको हम लोग यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज को समझें। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। क्योंकि ध्यान में रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम उसका क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ होगा। और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा, समझना है, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सोचिए जरा सा। और जितना ही बॉन्ड दूर होगा, यानी कि बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड जितना लंबा होगा, क्या उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा बेटा, वीक बॉन्ड बनेगा, सही है ना। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इनवर्सली टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, सारे को एक साथ हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो बॉन्ड एनर्जी। तो जितना लंबा बॉन्ड रहेगा उतना वीक बॉन्ड रहेगा और उतना ही कम बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा। ओवरऑल यदि हम इस चीज को एक साथ सजा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ, और ये इनवर्सली टू, ठीक है,
ये बॉन्ड लेंथ तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये ठीक है ये भी डायरेक्टली किसका हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का। तो ये ओवरऑल आपके सामने एक पूरा डेटा हम रख दे रहे हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब जो रेजोनेंस का हम कह रहे थे कहाँ, तो रेजोनेंस का हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में। अब कैसे, जैसे कि इसको हम मिटाते हैं, ठीक है इसको मिटाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये अपने पास ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये भी बात ध्यान में रखना है, सब जगह नहीं लगा देना है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स अपॉन, ठीक है, अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, जिससे क्या निकल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे ये कार्बोनेट आयन CO3-2, इसका स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, ये O पे माइनस और एक O पे माइनस। सिंपल सा तरीका है, दो माइनस है तो दो ऑक्सीजन पे एक एक माइनस पकड़ा दो, और एक ऑक्सीजन एक माइनस के साथ स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है, क्लियर है। और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, और एक ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ रहता है, स्टेबल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे बेटा कंप्लीट है। अब इसके अच्छा ये डबल बॉन्ड यहाँ क्यों रहेगा भैया, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी तो हो सकता है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, O पे माइनस डबल बॉन्ड O, और ये O पे माइनस, ये यहाँ क्यों हो सकता है कि यहाँ रहे, ठीक है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, C O पे माइनस डबल बॉन्ड O, और ये O पे माइनस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, RH कितने बने, 3, और यदि RH की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड बेटा कैसे बनेगा, C, और ये रहेगा O और ये O, सब पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सब पे हाइब्रिड बनाने का तरीका, सिंगल बॉन्ड, जो बॉन्ड फिक्स है उसको लिख देना, और जो बॉन्ड रोटेट कर रहा है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो वो वाले बॉन्ड को पार्शियली आप डॉटेड लाइन से दिखा दो, सिंपल। और माइनस चार्ज जो है वो -1 एक तरह से सब में गया है, तो दो माइनस चार्जेस जो हैं वो पूरे होल कंपाउंड पे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करके -2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आया। या फिर -2/3 ईच भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हो गया इसका RH। अब क्या निकालेंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 4, ये तो समझ, अब सबका नहीं काउंट करना है, एक का, तो कितने हो गए बेटा, 4, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया बेटा, 3। तो इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.33, यानी कि इसका एक यहाँ पे कितना नंबर ऑफ बॉन्ड है बेटा, तो 1.33 कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड नहीं कहेंगे, यहाँ है, लेकिन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में बात करें तो कितना हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आएगा वो कितना आएगा, 1.33 यहाँ, 1.33 यहाँ, 1.33 यहाँ पे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो क्या सबके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चलेंगे, परेशानी नहीं है, समझ लेंगे, तरीका बता देते हैं, ठीक है। एक का स्ट्रक्चर बना लो भैया, या आपको आइडिया मिल जाए, वो भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हम एग्जांपल, एक स्ट्रक्चर बना के बताते हैं और एक बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए बताते हैं, ट्रिक, ठीक है, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। ये एग्जांपल हम दे रहे हैं बेटा PO4 3- का, ठीक है, PO4 -3, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब देखो 4 O है ना, 4 O है, 3 माइनस है, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो एक तो डबल बॉन्ड दे ही दो, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक पे डबल बॉन्ड दे दिया, 3 माइनस है, तो 3 पे एक एक माइनस करके सिंगल बॉन्ड लगा दो। और ऑक्सीजन 5 बॉन्ड बनाता है, देखो वो भी क्लियर हो गया, अपने आप बन जाएगा, मेरी बातों को केवल सुन करके चलना है, क्लियर होगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5,
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कितना बनेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंपल सा तरीका है, देखिए इसका यहाँ पे 3 था ना ऑक्सीजन, समझ रहा है ट्रिक, 3 था ना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, क्लियर। अब इसका यहाँ 4 नजर आ रहा है ना, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, फिक्स है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ लाओगे, एक बार यहाँ लाओगे और एक बार यहाँ लाओगे, तो 4 टाइम्स आपको लाना पड़ा, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इसका जब आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा एग्जैक्ट। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, जिससे हम दूसरे के कंपाउंड में इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपेयर कर सकते हैं, जो उस फॉर्मूले से हम पहले बता चुके हैं। अब ये चीज हो गया, ठीक। और एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है ClOCl4-, सॉरी ClO4-, ठीक है, ClO4-। अब इसमें अपने को कुछ बॉन्ड ऑर्डर अब बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बेटा 4 होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब कितना बॉन्ड होगा? देखो एक ऑक्सीजन जो होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो जो होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे 3 नेगेटिव है तो 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया और नेगेटिव चार्ज के साथ, तो एक जो ऑक्सीजन होगा इसमें सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, यानी 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 3 दूना 6 और एक सिंगल बॉन्ड, यानी टोटल 7 बॉन्ड आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1.75 ये एग्जैक्ट आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका रेजोनेंस का पूरा कहानी यहाँ समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वीबीटी को पढ़ेंगे। तो आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।